ओ लेवल केमिस्ट्री के इस सिलसिले में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो मोल करंटली जो पढ़ रहे हैं दैट इज मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। इससे पहले हम केमिस्ट्री का एक सेक्शन कवर कर चुके हैं जिसको हम बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब था मेजरली वो टॉपिक्स जो आपने 9th और 10th में पढ़े होते हैं। तो जो बच्चा भी उस टाइम पर नहीं था उसके लिए जाहिर है लॉस तो हुआ है, लेकिन अब जो टॉपिक है आ रहे हैं अगर ये लॉस हो गए तो गल बढ़ जाएगी। आप पिछली क्लास में कहा थे अभी भी चल रही है। तो मैं यहाँ डांडिया थोड़ी सिखा रहा हूँ। आप ऑनलाइन भी नहीं थे? तुम्हारा दोस्त युवराज तो था। मैं 2 क्लास में नहीं था, पिछले वो केमिस्ट्री का हो गया था एग्जाम, तो फिर मैं थोड़ा शहजादे मोल्स जा रहा है आगे, फिर पीरियोडिसिटी चला जाएगा तो फिर मजा कैसे आएगा? कैसे तुम चौड़ा करोगे सीना के यार ये मोल्स में यूं आता है यूं आता है, तो वो मिस किया होगा तुमने। तो बहरहाल मोल्ड एंड स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। हम ये बात आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कई बार बता चुके हैं कि केमिस्ट्री जो है वो ओ लेवल का सबसे आसान सब्जेक्ट होगा जब आप पेपर देने जा रहे हो, प्रोवाइडेड कि आपने पूरा साल पढ़ा हो। क्योंकि जितना आप पढ़ते जाते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, और जब आप शुरू करते हैं तो आप बहुत डरे हुए होते हैं। तो दैट इज वेरी नॉर्मल। इस वक्त जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं मैं ऑलरेडी कई बार ये मेंशन कर चुका हूँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि ये चैप्टर नहीं है बल्कि ये पूरा एक सेक्शन है जो 24 मार्क्स लगभग आपको एग्जाम में प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मार्क्स जो आपको इस चैप्टर से मिलते हैं, और इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हैं और हमने उन सबको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, एक कुछ लाइट्स बंद करो मेरे ख्याल है और बेहतर हो जाएगा डिस्प्ले। भाई कुछ लाइट्स बंद कीजिए। नहीं आगे वाली ये बाकी जला दो, बाकी जला दो बस, ठीक। तो मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं वो रिलेटिव एटॉमिक एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का टॉपिक था, मास कॉम्पोजिशन का टॉपिक था, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का टॉपिक चल रहा था। तो आज हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के टॉपिक में ही दोबारा से 2-3 क्वेश्चन, वर्कशीट आ गई थी मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल की ग्रुप पे। ओके, तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का टॉपिक था जो हम कर रहे थे, और उसी टॉपिक को क्विकली एक बार रिव्यू करके आज असल जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करनी है वो मोल्स शुरू करना है। मोल्स विदाउट इक्वेशंस, मोल्स विदाउट इक्वेशंस। हमने असल जो टॉपिक आज शुरू करना है वो मोल्स विदाउट इक्वेशन है, और इसलिए कोशिश करें कि आज जो है ना जम के बैठें, क्योंकि आज आप जो क्लास अटेंड करने के बाद जाएंगे ना तो कम से कम 200 सवाल होमवर्क में लेकर जाएंगे। ठीक है जी, तो बेटा शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का रिव्यू कर लेता हूं मैं आपके सामने, तो जो तमाम बच्चों को याद भी आ जाए, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कनेक्ट कर दूंगा। बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये लास्ट क्लास की कनेक्टिविटी के साथ ही आ रहा है। ठीक है, लेट्स राइट अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल वी से इफ अ कंपाउंड हैज, if a compound has 25% of carbon, या चलें छोड़ें कार्बन उड़ा दें। if a compound has 60% of lead and 40% of oxygen, 60% of lead and 40% of oxygen, what is the empirical formula? What is the empirical formula? अच्छा सारा यहाँ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ, नेक्स्ट टॉपिक से फिर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम बस पिछले कंप्लीट कर चुके हैं। आज बस क्विकली इसको गो थ्रू कर रहे हैं एक सवाल को। मेरे बच्चे, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है, कैसे निकालना सिखाया गया है? कितने स्टेप की वर्किंग है टोटल? 2 स्टेप की। क्या 2 स्टेप की वर्किंग है? पहले आप परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इनटू समथिंग कॉल्ड, बोलो भाई, परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं गाइस एंड गर्ल्स? इनटू समथिंग कॉल्ड मोल रेशो। अगर समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मोल रेशो को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? सिंपलेस्ट रेशो में। और रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसका मतलब पहले स्टेप में भी डिवीजन और दूसरे स्टेप में भी डिवीजन। क्या होता था भाई, जल्दी से आपको याद दिलाते हैं कैसे वर्किंग करते थे। आंसर सोल्यूशन शुरू करते हैं तो हमने कहा पीबी उतारने, पीबी की परसेंटेज है 60, ऑक्सीजन उतारने, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 40। दोनों को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? जी जी, 60 को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। क्या मास होता है लेड का? 207। लेड का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, हमने लिस्ट भी बनवाई हुई है, शुरू में देख कर करना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16 होता है।
ये भी पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। तो जब भी आपको परसेंटेजेस गिवन होती है, आप सीधा सीधा क्या करते हैं, उनको उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं। बताइए आंसर कितना आ रहा है? 0.289। 0.289 आ रहा है भाई लेड वाला। और यहां कितना आ रहा है ऑक्सीजन वाला? 2.5। अब क्या अगला स्टेप होता है बेटा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कि आपके पास दो आंसर्स आ गए। अब दो आंसर्स में से कोई एक छोटा आंसर होगा। पहला स्टेप जानने की कोशिश करना कि जब आपको मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का टॉपिक कराया जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है, तो परसेंटेजेस जो गिवन होती हैं उनको आप रिस्पेक्टिव मासेस से डिवाइड करते हैं। लेड को लेड के मास से और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के मास से। और जो आंसर्स आ गए इन्हीं को आप मोल रेशियो कहते हैं। और फिर अगला स्टेप वेरी सिंपल, जो छोटी वैल्यू है उसी से दोनों को डिवाइड करना होता है। ये वैल्यू कितनी है? 2.5। ये वैल्यू कितनी है? 0.289। कौन सी वैल्यू छोटी है भाई? 0.289। इट मींस दोनों वैल्यूज को किससे डिवाइड करेंगे? 0.289 से। वेरी सिंपल। तो यहाँ लेड कितना आ जाएगा? इट इज 1 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 8.9। तो अब 8.65 आ रहा है। 8.65 एक कर लें तो बेटा इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 8.65 से 9 में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या होगा? PbO9। PbO9 यही आ रहा है फॉर्मूला सबका। चल, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला निकालने का तरीका आपने सीखा था। अब इसमें एक बात उस दिन बतानी थी और वो मैंने जानबूझकर रोक ली थी कि मैं अगली क्लास में बता दूंगा। आपने बहुत सारा सोल्यूशन किया होगा। बेटा मुझे बताएं, फॉर्मूला जो है वो डेसिमल में होता है या फॉर्मूला होल नंबर में होता है? होल नंबर में होता है। तो जहन में रखें कि आप देखिए जब आपके पास डेसिमल वैल्यू आती है, अभी 8.6 आया तो उसने आपको क्या, आपने क्या कर दिया? वैल्यू को 9 कर दिया। 8.2 आता तो आप वैल्यू को क्या करते? 8 कर देते। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं इसका एग्जांपल भी करा देता हूं अभी थोड़ी देर में। क्या कहा मैंने? कि आप जब यहाँ वैल्यू आती, लेट सपोज 1.2, तो क्या लिखते? उसको 1 लिखते। यहाँ वैल्यू आती 8.7 तो क्या लिखते? 9 लिखते। वैल्यू आती 8.2 तो क्या लिखते? 8 लिखते। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, व्हाट इफ अगर वैल्यू 2.5 आ जाती? व्हाट इफ अगर वैल्यू 1.5 आ जाती? व्हाट इफ अगर वैल्यू 8.5 आ जाती? व्हाट इफ अगर वैल्यू 1.5 आ जाती? आप गौर से सुनिएगा और फिर मैं इसका एक एग्जांपल भी करा देता हूं। क्या कि जब आप राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास पॉइंट के बाद 7 6 होता है, आप उसे अगले डिजिट में राउंड ऑफ कर देते हो। यस। और अगर अगर आपके पास जो डेसिमल के बाद क्या होता है मेरे बच्चे, 4 3 2 होता है, तो आप उसे प्रीवियस डिजिट में राउंड ऑफ कर देते हो। लेकिन जो 0.5 है ये तो बिल्कुल दरमियान में आता है ना भाई। 0.5, 1.5 या 2.5 या 3.5 या 4.5, ये बिल्कुल दरमियान की वैल्यूज है। नाउ देयर शुड बी अ जेन्युइन क्वेश्चन। बेटा प्लीज इधर फोकस कीजिए। देयर शुड बी अ जेन्युइन क्वेश्चन कि भाई 1.5 को हम 2 बनाएं या 1 कर दें? 2.5 को हम राउंड ऑफ करें तो 3 कर दें कि 2 कर दें? तो मेरा बच्चा उसका तरीका ये होता है कि जब आपको कहीं पर भी पॉइंट के बाद 5 मिल जाएगा इन द फाइनल स्टेप, तो यू मल्टीप्लाई एवरी वैल्यू बाय 2। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये आ रहा होता कि ऑक्सीजन आ रहा होता लेट से 1, हाइड्रोजन आ रहा होता, किसी सवाल में रैंडम बता रहा हूं, 2.3, और लेट सपोज नाइट्रोजन आ रहा होता 1.5 बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला, तो इसको तो हम 1 का 1 ही रहने देते। इसको राउंड ऑफ करते तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए आते तो अब हम ये नहीं कहते कि इसको आगे या पीछे राउंड ऑफ करें। आप इस डिजिट समेत सबको किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से मल्टीप्लाई कर देते। किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता और ये 3 हो जाता, और ऑटोमेटिकली वो 1.5 खत्म हो जाता। दोबारा से सुनिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर कर आए हैं तो आप सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला में फॉर्मूला डेसिमल में तो नहीं होता, होल नंबर में होता है। और जब हमारे आंसर्स डेसिमल में आते हैं तो हम उसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो राउंड ऑफ अभी तक जो है दैट इज वेरी सिंपल कि आप या तो अगले डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं। 8.7 को क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। 7.1 होता तो क्या लिखते हैं राउंड ऑफ करके? 7 लिखते। 1.4 होता तो क्या लिखते? 1 लिख देते। लेकिन अगर कहीं राउंड ऑफ करने की बारी आई और पॉइंट के बाद क्या हुआ? 5 हुआ, तो फिर उसे राउंड ऑफ करते हुए हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट इज द रूल, दैट इज द वे जिस तरह से आपने
करना है। दोबारा समझ में आ गई बात? इससे रिलेटेड तो मैंने वर्कशीट दी थी, उसमें भी क्वेश्चन था, ठीक है। मैं खाली क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, क्वेश्चन नंबर 3 NSO वाला, इफ आई रिमेम्बर। लेड वाला भी था, चले लेड वाला, ये बच्ची कह रही है लेड वाला कराएं। जी जी 2.3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको डाउन ऑफ करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा जी लेड वाला कह रहे हैं, चले जी लेड वाला कह रहे हैं पीबी कितना था 90.66, करते हैं इसको जरा, ठीक है जी। और ऑक्सीजन कितना था, कहा गया, दोबारा का लिखो, ऑक्सीजन कितना था 9.34। ओके चले भाई ये कर लेते हैं, कोई नया स्टेप है ही नहीं। बताइए किससे डिवाइड करेंगे इसको, जल्दी जल्दी। 207 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 16 से। आंसर बताइए, डिवाइड करके आंसर बताइए। 0.437 और यहां पर 0.58, 0.58 दोनों को डिवाइड कीजिए। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0.437 से ही, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 0.437 से ही। तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 1.35, और ये कितना आ रहा है, ओह सॉरी सॉरी, ओ जी ये 1.1 आ गया, और ये क्या आ गया। तो इसमें किस किस बेगैरत को मसला था, इसमें क्या मुश्किल है। तो बेटा ये इसको राउंड ऑफ करोगे पीबी, और उसको राउंड ऑफ करोगे ओ, दिस इज सिंपली पीबी ओ। यस, इसमें क्या इशू था यार, तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये पूछते हैं? कोई नया सवाल हो, कोई मुश्किल सवाल हो, कोई टेक्निकलिटी हो तो फिर बनती भी है। जिसने नहीं पूछा था अल्लाह उसको पूछेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू डू द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला वाला टॉपिक। अब लेट्स एंटर इनटू द टुडेज डिस्कशन। आज का डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में भी कुछ मसला था, आई डोंट थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, पढ़ो। 2.5 आ रहा था, क्या था ना क्वेश्चन नंबर 19? Hydrogen 5%, nitrogen 35%, and oxygen 60%. Nitrogen का 3 आ रहा है, I will 2.5 आ रहा है। चलो बेटा, तो फिर वो तो आपको करा दिया ना। अगर पॉइंट के बाद 5 आएगा तो मल्टीप्लाई, मनीहा उस वक्त इसलिए नहीं हो रहा होगा ना, पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो तो फिर मुझे बताना, या मैं करा देता हूँ। चलो बताओ दोबारा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, वैल्यूज बताओ। Hydrogen 5%, हाइड्रोजन 5%, nitrogen 5%, नाइट्रोजन 35%, ऑक्सीजन 60%। चले जी जल्दी से देख ले मेरे बच्चा, कैसे करना है सारा सेम रिपीटेबिलिटी कैसे करते हैं हम लोग। परसेंटेज को किससे डिवाइड करते हैं बेटा, एटॉमिक, इतना तो वैसे ही समझ में आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, यही कर देते हैं 1। इसका एटॉमिक मास कितना है जन्नत, 14। इसका एटॉमिक मास कितना है 16। डिवाइड करें 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही हो जाएगा। यहाँ 35 डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 पे बता दो कौन सा है भाई। अजीब तुम लोग तमाशा लगा के रखो, मैं पूरी एक्सरसाइज इसी में कराता रहूंगा क्या, तुम लोगों को करने को दी थी, मैंने थोड़ी करनी थी पूरी। रुक जाओ यार, सबर करो, पहले मुझे 0.5 वाला बताओ कौन सा था। ये था तो भैंस का मुंह करने दो ना यार। देख लो भाई, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो जी। 35 डिवाइड बाय 14 कितना होगा, डिवाइड करो ना, 2.5। और उसके बाद 60 डिवाइड बाय 16 3.75। अब छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, 2.5 है, तो सबको 2.5 से डिवाइड कर दो। 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5। हाँ भाई, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज 1.5, यहाँ आ गया 1.5। अब हमने फॉर्मूला लिखना था राउंड ऑफ करके, उससे पहले क्या आ गया बेटा 0.5 आ गया। तो अब हमने रूल क्या आपको बता दिया कि बेटा जब आएगा तो आपने इसको सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर, H now would be 4N2O3, दैट वुड बी द आंसर, H4N2O3। कैसे हुआ, सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास समझ आ गई बात। चलो इंपॉर्टेंट कब करना है, जब पॉइंट के बाद 5 आएगा, बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला, ठीक है, पहले नहीं। ये यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो शुरू में 0.5 आया ना, वो पहले वाले स्टेप में, उसी में वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, नहीं करना है ये, ठीक है जी। ओके, लास्ट 19वां सवाल बताएं। अगर 19वां सवाल अलग ना निकला ना तो मेरी कोई हाय जी बताएं, 19 क्वेश्चन नंबर 19 बताएं।
So MR 58 ग्राम, 8 grams of hydrogen, 21 grams. कार्बन का 4.8 ग्राम और हाइड्रोजन 1 ग्राम। अरे भाई इसमें क्या मुश्किल है? आपको मैंने क्या कहा था, परसेंटेज हो या मास हो एक ही तरीके से करना है। इसमें कौन सा मुसीबत है भाई? क्या करना है? परसेंटेज की जगह मास दिया हुआ है। मैं अपने बच्चों को चौड़े पेन में बता के गया कि मेरा बच्चा परेशान नहीं होगा। मेरा बच्चा कह रहे सर ये वाला कैसे होगा? तो भाई 4.8 डिवाइड बाय 16 क्यों 12 और 1 डिवाइडेड बाय 1। हमने क्या कहा था, परसेंटेज। अगर आप जाके देखें वहां मैंने लिखवाया है परसेंटेज और मास। परसेंटेज गिवन हो या मास गिवन हो सेम तरीके से होगा। ठीक है, ये तो नई बच्ची भी समझ जाएगी जो अभी बैठी है कि डिवाइड हमने वही एटॉमिक मास से करना है। आंसर बताइए। 0.4 और यहाँ 1। अब छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.4। तो 0.4 से इसको भी डिवाइड कर दें, 0.4 से इसको भी डिवाइड कर दें, ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 आ गया। अब 2.5 का मतलब क्या हो गया? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 2 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5। ये क्या निकल गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाए तो मॉलिक्यूलर निकालना नहीं सिखाया गया आपको? कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालोगे और MR अपॉन ER करके एन की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका C4H10 आ रहा है आंसर ना। C4H12 आ रहा है। इसका N निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 58 है। एम्पिरिकल मास कितना आएगा? C2 का मतलब 24 प्लस 5 दैट इज 29। हाँ C4H10 नहीं, 58 डिवाइडेड बाय 29 तो कितना होगा ये? N इज इक्वल टू 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या था जन्नत? एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स N, यही फॉर्मूला था। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5 और N की वैल्यू कितनी है? 2। C4H10। क्या मसला है इसमें? बेटा कुछ नया करना होता ना। देखो ये मेरे लिए बताना मसला नहीं है। मेरे लिए ये है कि यार मुझे पता है कि मैंने जैसे पढ़ाया है, अगर आप अप्लाई करोगे उसका वो क्या उसका बाप भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी जगह पर कंफ्यूज हो जाओगे जबकि कुछ नया भी नहीं है तो फिर बेटा एग्जाम में मैं तो आपके साथ नहीं होगा ना। फिर आप एग्जाम में क्या बोलोगे? मार्क करके ले जाती हो, सर से पूछूंगी कि कैसे करेंगे। मेरे भाई थोड़ा भरोसा रखो। चलो मेरा बच्चा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों वाला टॉपिक था और मैंने आपको बताया हर साल ये टॉपिक था। जी जुबारिया कुछ बोलना चाह रही है? जल्दी से बोलते हैं बेटा, बिकॉज मैं नए टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ। मैं जाने नहीं दे रहे आप मुझे। जी बोलो। सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दे। अरे छापने वाला कंटेंट नहीं है, निकल गया तो निकल गया। जी जुबारिया बोले बेटा जल्दी से। सर C2H5 कैसे आया? अरे जुबारिया तुमने रेशो निकाला है यहाँ पर? रेशो अगर निकाला हो तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आ गया बेटा? ये देखो आंसर यहां पर आया था, ये देख लो, ये वाला स्टेप देख लो। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 1 आया जुबारिया और ये आया 2.5। इतना आया है तुम्हारा या नहीं आया है? इतना आया है? आ गया समझ में? बस इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है। उमर नवाज कह रही है एन क्या है? उमर नवाज पिछली क्लास में तुम नशे करने के सोए हुए तो नहीं थे? पिछली क्लास में जाके देखो क्या था एन। चलो मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मोल्स। मोल्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मोल्स क्या होता है ये बताने के लिए मैं आपसे 5-10 मिनट लूंगा, फिर सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है जी। मोल्स क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है, ये नया, और यही वो टॉपिक है जिस जहां से बच्चों को परेशानियां शुरू होती हैं। अब तक जो टॉपिक आपने किए प्रीटी सिंपल, अगेन ये भी बहुत सिंपल है। यूजुअली मोल्स का टॉपिक बच्चों के लिए मुश्किल या दहशत क्यों बना होता है? जब भी कोई स्कूल का बच्चा आता है, शादो नादरिया में कोई नजर आता है कह रहे मोल्स बड़ा आसान है, बल्कि वो ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि यार मोल्स बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि मोल्स में ना वैरायटी बहुत है, टॉपिक्स बहुत हैं। मोल्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के आते हैं और बहुत सारी जगहों पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो इस वजह से एक एक बच्चा जो 9th और 10th में नॉन सीरियस होता है,
और 11th में आके शुरू में पार्टीज में लगा होता है, तो टीचर भी पढ़ा रहा है, तो फिर इवेंचुअली बहुत सारी चीजों की वजह से लैक ऑफ प्रैक्टिस, सारे टॉपिक नहीं किए हुए, फिर हर सवाल अलग मेथड से कर रहे हैं, तो फिर वो मेथड ही याद नहीं हो रहे, तो इन सारे रीजंस की वजह से मोल्स मुश्किल हो जाता है। और याद रखें, आप मोल्स के टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटीपी के अंदर आपके अभी भी जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम मोल्स, इस मोल्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पास 8 मार्क्स के आते हैं एटीपी के अंदर। तो अगर एक बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता, तो उसका एटीपी वाला कंपोनेंट तो कंफर्म उसका ए ग्रेड गया, उसका ए ग्रेड कंफर्म लूज हो जाएगा। तो मेरे बच्चे बहरहाल शुरू करते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि हमने हमेशा बच्चों को देखा है कि भाई मोल्स की कैलकुलेशन तो आती है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मोल्स क्या होता है, तो कहते हैं सर ये तो नहीं पता, बस कैलकुलेशन आती है हमें। तो मैं ये गिल्ट अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो मैं आपसे 10 मिनट लेकर एक डिटेल डिस्कशन करूंगा ये समझाने के लिए कि मोल होता क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये मोल का वर्ड क्या बता रहा है हमें, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, देखो मोल्स जो है असल में तो एक क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है? क्वांटिटी का। मोल्स किस, आपको यहां से बात समझ में आनी चाहिए बेटा, मोल्स किसका रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों? क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी के तो कई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्वांटिटी अमाउंट को कहते हैं, क्वांटिटी के तो कई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मसलन आप दुकान में जाते हैं आटा चावल चीनी लेने, तो आप क्या बोलते हैं? 2 किलो चीनी दे दो, 10 किलो आटा दे दो, तो वहां आप क्वांटिटी को किलोग्राम में बोल रहे हैं। अब आप कहें सर किलोग्राम में तो बोलेंगे, मास तो किलोग्राम में ही होता है सर, ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होता है। बेटा हर जगह तो किलोग्राम अप्लाई नहीं करते। आप जब गोल्ड की दुकान में जाते हो तो क्या बोलते हो? 0.0002 किलोग्राम की चेन बना दे? नहीं, वहां तो किलो बोलने की औकात ही नहीं होती। या यहां जाके बोलते हैं 1 किलो का जरा गोल्ड बार दीजिएगा, उससे मैंने कड़ा बनवाना है। तो भाई अल्टीमेटली वहां आप किस में आ जाते हो? ग्राम में, तोला में। आप कहते हो यार 2 तोले का कुछ दिखाना, 1.5 तोले का कुछ दिखाना, या 10 ग्राम में कुछ बन जाएगा, 5 ग्राम में कुछ बन जाएगा। किसी खानदान में शादी है तो अम्मी बोलती है 1 ग्राम में कुछ बनेगा। तो वहां पर आप भूल जाते हो कि यूनिट क्या है? किलोग्राम। आप किस में आ जाते हो? ग्राम में। अच्छा, हर जगह ग्राम किलोग्राम भी नहीं चल रहा। आप चले जाते हो, घर आपका बन रहा है, आप सरिया खरीदने, जो पिलर्स में लोहा डलता है वो खरीदने चले जाते हो, तो वहां आप जाके नहीं बोलते कि यार 5 लाख ग्राम सरिया दे दो, बल्कि आप बोलते हो यार 5 टन सरिया दे दो, 10 टन सरिया दे दो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि यूनिट क्वांटिटी है, सारी चीजें क्वांटिटी है ना, लेकिन क्वांटिटी को बोलने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हर जगह पर अलग स्केल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यस, इसी तरह आप लिक्विड्स में आ जाए, तो आप लिक्विड्स में जाकर बोलते हो, क्या बोलते हो? 2 किलो कोल्ड ड्रिंक देना जरा, है, या 1.5 किलो जरा स्प्राइट देना। नहीं, आप वहां क्या यूनिट ले आते हो? लीटर्स। आप कहते हो यार 1.5 लीटर देना, 500 ml वाली देना, है। क्या हर जगह लीटर होता है? नहीं, हर जगह लीटर भी नहीं होता। आप अगर किसी घर में छोटे बहन भाई का, छोटे कजन का वो बॉटल फीड का दूध तैयार करें, तो वो इस तरह नहीं होता कि 2 लीटर बना देना बच्चे के लिए दूध, बल्कि वो क्या होता है? 4 आउंस बना दो, 3 आउंस बना दो। वहां आप आउंसेस में आ जाते हो। बताना ये चाह रहा हूं कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जगह जगह पर अलग अलग यूनिट्स होते हैं। ठीक है ना? तो बेटा मोल भी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है समझें। वो तो क्वांटिटी तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन मोल का जो यूनिट है या मोल का जो स्केल है वो यूज होता है एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के लिए। एटम, मॉलिक्यूल और, आसान लफ्जों में एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने नहीं, मेरी क्या मजाल, एक केमिस्ट था जिसका नाम आप सबने सुन रखा है, और उस केमिस्ट को कहते थे एवोगैड्रो। मोल का कॉन्सेप्ट दिया इस शख्स ने जिसका नाम था एवोगैड्रो, और कमाल करके गया। अगर इसने ये मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो केमिस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट होते, कैलकुलेशंस नहीं होती। क्यों नहीं होती बताता हूं आपको। मुझे बताओ, एवोगैड्रो, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ये छोटा पार्टिकल होता है या बड़ा पार्टिकल होता है? जब आप ये कहते हैं कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड, ये बड़ा पार्टिकल है या छोटा पार्टिकल है? बेटा ये बहुत छोटा पार्टिकल है। यानी अब मैं देखो ये बताने पर मैं जो गला फाड़ रहा हूं ना, ये समझ में आना चाहिए कि समझो, प्रैक्टिकली अज्यूम करो कि अगर मैं एक डॉट लगाता हूं, इमेजिन करो ये मैंने एक डॉट लगाया ग्रीन कलर का,
एटम क्या इस डॉट के जितना है? नहीं भाई, इस डॉट में भी लाखों एटम्स आ जाएंगे। एटम तो बहुत छोटा है। सुनो, अब 2 मिनट के लिए अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक पार्टिकल इतना छोटा हो, अब सिर्फ कॉमन सेंस और मैथ्स लगा के जवाब देना बॉयज और गर्ल्स एंड ऑनलाइन वाले बच्चों, कि अगर एक पार्टिकल इतना छोटा है तो मुझे बताओ कि उस पार्टिकल के अपने इंडिविजुअल मास की कोई हैसियत होगी? एक पार्टिकल, मान लो कि एक 10 पार्टिकल, एक जर्रा, एटम तो उस पार्टिकल से भी छोटा होता है। लॉजिकली सोचो कि मोल का कंसेप्ट एवोगैड्रो लाया क्यों? द रीजन वाज वेरी सिंपल कि एवोगैड्रो ने ये बात समझी कि भाई एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक कंपाउंड इतना छोटा होता है कि उसका अपना मास तो नेग्लिजिबल है। भाई मैथ्स में आप क्या कहते हैं, जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो आप उसे कंसिडर नहीं करते, इग्नोर कर देते ना। मैं आपसे कहूं कि यार वो मुझे तुमने जो है ना, मुझे देने थे वो 2022 ₹2022 देने थे, लेकिन तुमने मुझे एग्जैक्टली देने थे 2022.00000000000000000007 रुपीज। तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये 0007 छोड़ो, ये 2022 रुपए दे दो। इग्नोर कर देते ना। दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि इतनी छोटी वैल्यू को आप क्या कर देते हो, इग्नोर। और एटम की जो वैल्यूज होंगी वो तो इससे भी छोटी होंगी। एटम का मास, एक एटम का मास तो बहुत ही कम होगा। एक एटम का वॉल्यूम तो बेटा समझ आ रही बात है, एक एटम का मास तो बहुत ही कम होगा, एक एटम का वॉल्यूम बहुत कम होगा, एक एटम की डेंसिटी बहुत कम होगी। खुलासा ये कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड की कोई भी वैल्यू मैथ्स में कंसिडरेबल ही नहीं है। अगर मैं एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड की वैल्यू लूं तो मैथ्स में इट इज नेग्लिजिबल। तो फिर तो केमिस्ट्री की सारी कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। जब एटम की सारे मासेस ही नेग्लिजिबल हैं, एटम की वैल्यूज ही नेग्लिजिबल हैं, तो फिर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो रहेगी नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? ये बात यहां पर आनी चाहिए, रटनी नहीं है कि एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड इंडिविजुअल हैसियत में इतने छोटे होते हैं कि उनके मासेस की, उनकी डेंसिटी की, उनके वॉल्यूम की कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए एवोगैड्रो ने कहा कि अगर मैं एटम को एक एक करके कंसिडर करूंगा तो वो तो मैथ्स में, कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल रहेगा। तो उसने फैसला किया, उसने ये लॉ पेश किया कि एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए हम इंडिविजुअल यूनिट को कभी कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट कंसिडरेबल लिमिट में आता ही नहीं है। और उसने बाय लॉज, या आप A2 केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं जो इसने दिए और मुख्तलिफ चीजें कर करा के इसने कहा कि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर उनकी कोई हैसियत बेटा बोलो नहीं होती, कोई मास कंसिडरेबल नहीं होता, वॉल्यूम कंसिडरेबल नहीं होता, कोई चीज कंसिडरेबल नहीं होती। इसलिए हम एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड को कभी भी इंडिविजुअल यूनिट पर नहीं, बल्कि उसका मिनिमम नंबर जो कंसिडर करेंगे वो होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। एक एटम को उसने कहा कि किस इंडिविजुअल यूनिट में कंसिडर नहीं होगा, हम एक एटम कंसिडर नहीं करेंगे, एक कार्बन कंसिडर नहीं करेंगे, एक ऑक्सीजन कंसिडर नहीं करेंगे, एक वाटर कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी कंसिडरेशन होगी केमिस्ट्री में तो हम मिनिमम कितने वाटर कंसिडर करेंगे? ये नंबर कोई छोटा नंबर है नहीं भाई, ये नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये नंबर है ये। इट्स सच अ ह्यूज नंबर, यानी मिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ नंबर है। क्या बात की कि एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर कंसिडरेबल लिमिट में नहीं आता, ना उसका मास कंसिडरेबल होगा, ना उसका वॉल्यूम कंसिडरेबल होगा, तो हम एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए जब भी कंसिडरेशन करेंगे तो हम उसके कितने पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स को। और इसी क्वांटिटी को रेफर किया उसने 1 मोल्स। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के। यानी आसान लफ्जों में, अगर, क्या नाम है आपका? अयान। अयान मेरे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन में से ले लेते हैं उमैमा शहजाद। उमैमा शहजाद या अयान, अगर मैं आपके अकेले का मास कंसिडर ना करूं, बल्कि मैं आपके इतने सैंपल्स का, तौबा तौबा, आपकी इतने सैंपल्स का मास एक साथ कंसिडर करूं, इतने सारे अयान और इतने सारे उमैमा का मास कंसिडर करूं, तो ये आपका 1 मोल का मास होगा। 1 मोल रिप्रेजेंट करता है इस क्वांटिटी को। तो मेरे बच्चे, अगर मैं अयान साहब का
इतने आयान का सैंपल या इतने आयान का वॉल्यूम कंसीडर करूं, मेरे सामने चेयर्स पड़ी हैं, अगर मैं इतने चेयर की कैलकुलेशंस करूं, चाहे वो मास की करूं या वॉल्यूम की करूं या डेंसिटी की करूं या किसी भी चीज की करूं, तो किसी भी चीज के साथ जब इतने पार्टिकल्स अटैच हो जाएं तो वो उसका क्या बन जाता है, 1 मोल। मेरे अगर इतने पार्टिकल्स हों तो वो मेरा क्या होगा, 1 मोल। इसका मेरे इतने पार्टिकल्स का जो टोटल मास होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मोल का मास। मेरे इतने पार्टिकल्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मोल का वॉल्यूम। मेरे इतने पार्टिकल्स की जो टोटल डेंसिटी होगी क्या कहलाएगी, 1 मोल की डेंसिटी। समझ आ रही बात? तो 1 मोल इज एक्चुअली दिस ह्यूज नंबर। अब मुझे बताओ कि लॉजिकली स्पीकिंग एक एटम तो कंसिडरेबल लिमिट में नहीं था, लेकिन अगर मैं इतने सारे एटम लूंगा तो अब वो कंसिडरेबल लिमिट में आएंगे? कोई छोटा नंबर है क्या? नहीं। जब मैं लिखता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं होता है। ये जो हमने लिखा हुआ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं है बेटा, बल्कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स ले लूं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो ये उनका कलेक्टिव मास आएगा। एंड नाउ दिस मेक सेंस कि इतने बड़े नंबर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाए तो उसका मास इतना हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम नहीं है, बल्कि अगर ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स ले लिए जाएं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स ले लिए जाएं, तो उसका कलेक्टिव मास 16 ग्राम होगा। जब मैं कहता हूं कि जनाब अली फॉर एग्जांपल लेड का मास अभी हम कर रहे थे 207 है, तो ये एक लेड एटम का मास नहीं, एक लेड एटम क्या 207 ग्राम का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो असल में जब हम कह रहे हैं कि लेड एटम 217 ग्राम शो कर रहा है, तो बेटा ये किसका मास है, लेड के 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स का मास है। कि अगर लेड के मैं इतने एटम्स ले लूं तो उसका कलेक्टिव मास 207 ग्राम होगा। अब एक सवाल आता है कि सर सबके लिए नंबर इसका मतलब है सेम है, लेड के भी मैं इतने ही सैंपल्स ले रहा हूं, यस और नो है जी, कार्बन के भी इतने ही ले रहा हूं, ऑक्सीजन के भी इतने ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर मासेस अलग अलग क्यों आ रहे हैं? भाई इंडिविजुअल एटम है ना। अगर फॉर एग्जांपल नूर साहब का मास है 100 केजी और लेट सपोज आपका मास है अयान साहब का 50 केजी, तो 5 अयान का मास होगा 250 केजी, 5 नूर साहब का मास होगा 500 केजी। तो इसका मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जब मास चेंज होगा तो भले से मैं सेम पार्टिकल दे लूं, 5 नूर साहब का मास अलग आएगा, 5 अयान का मास अलग आ जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मास अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा मैं ज्यादा लंबा मैंने कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरे बच्चे तुम्हें ये बात समझ आए कि अच्छा, एक और आखिरी बात कि मोल का कंसेप्ट हमारे लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होता? हम अपने लिए क्यों नहीं कहते कि हमारा 1 मोल, हमारा 2 मोल, हमारा 3 मोल? क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेटा हमारे हमारे इंडिविजुअल यूनिट नेग्लिजिबल थोड़ी है। क्या हमारा इंडिविजुअल मास नेग्लिजिबल है? क्या हमारा इंडिविजुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है? आप समझें कि मोल में इस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का असल मकसद मैंने आपको बताया कि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड इंडिविजुअल लेवल पे नेग्लिजिबल थे, उनके कैलकुलेशंस नेग्लिजिबल थे। दैट इज व्हाई बच्चे, दैट इज वाई इस नंबर को यानी इतना मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ी। हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ रही इस नंबर की? क्योंकि हमारा इंडिविजुअल यूनिट नेग्लिजिबल बेटा बोलो नहीं है। इसलिए मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यूज होता है एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स के लिए। आखिरी बार बता रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट्स पे, इंडिविजुअल लेवल पर वो इतने छोटे हैं कि उनके मासेस, उनके वॉल्यूम्स, उनकी डेंसिटीज, उनकी तमाम मेजरमेंट्स नेग्लिजिबल है। तो हम जब भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं, हम किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड की एक या दो एटम्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते, हम उसके कितने पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। एंड बेसिकली दिस नंबर रिप्रेजेंट्स 1 मोल। और 1 मोल का जो मास आएगा उसे मोलर मास कहेंगे, 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा उसे मोलर वॉल्यूम कहेंगे। इज दिस क्लियर? तो इसी से मेरे बच्चे एक डेफिनेशन बना लेते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। 1 मोल को डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्टिव मास और वॉल्यूम ऑफ 6.02 exponential 23 particles of G, डिवाइड करेंगे ओवर, मल्टीप्लाई नहीं। कलेक्टिव मास और वॉल्यूम ऑफ 6.02 exponential 23 particles of any substance is called 1 mole of that substance.
बेटा जो बात बताई वही लिखी। हमने क्या कहा, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्टिव मास होगा, कलेक्टिव वॉल्यूम होगा, इसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे उस सब्सटेंस का। ठीक है, 1 मोल के पीछे जो नंबर मुस्तकिल खड़ा हुआ है वो कौन सा है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 का जो मास होगा पार्टिकल्स का वो 1 मोल का मास कहलाएगा, जो वॉल्यूम होगा वो 1 मोल का वॉल्यूम कहलाएगा। इज दिस क्लियर? तो बेटा यहीं से हम एक इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं हम नॉर्मली अपने क्वेश्चंस में। दिस इज द वे बाय विच वी आर गोइंग टू डू द मोल्स एज वेल। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में पार्टिकल कितने होंगे बेटा, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। और बेटा जब हम पार्टिकल्स कहते हैं ना, तो पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल इज अ जेनरिक वर्ड ना, पार्टिकल का मतलब होता है इट कुड बी एटम, पार्टिकल में एटम भी आ सकते हैं, पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, और पार्टिकल में आइंस भी आ सकते हैं। पार्टिकल इज अ जेनेरिक वर्ड, तो पार्टिकल का वर्ड भी लिखा हो सकता है, एटम का वर्ड भी लिखा हो सकता है, मॉलिक्यूल का वर्ड भी लिखा हो सकता है, आइन का वर्ड भी लिखा हो सकता है। तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स आते हैं, और 1 मोल का मास कितना बनेगा, अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना निकलता है 44, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 मोल का मास है ना। तो मेरे बच्चे 1 मोल में जो मास होता है वो बराबर होता है AR और MR के। 1 मोल में जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव एटॉमिक या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब कहा ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो ये 16 क्या होता है, ऑक्सीजन का AR है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास है ना ऑक्सीजन का। या मैंने अभी कहा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना मास होता है 44 ग्राम, तो ये 44 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का MR है। ठीक है जी, तो 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अजान शुरू हो गई, अजान के बाद बात करें। ओके गाइस एंड गर्ल्स, कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हम जा रहे हैं, अजान की वजह से रुके हुए थे। मैं दोबारा से चंद बातें दोहरा देता हूँ। 1 मोल किस क्वांटिटी को कहते हैं, 1 मोल कहते हैं क्वांटिटी ऑफ 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। अब यहाँ 2-3 दफा एक बच्चे का सवाल आ रहा है, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं कि सर ये नंबर कहाँ से आया। तो ये नंबर कहाँ से आया मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये नंबर निकाला गया कैलकुलेशंस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के थ्रू, और इसकी थोड़ी बहुत हिंट A2 केमिस्ट्री में पढ़ाई भी जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको शौक हो ये जानने का कि ये नंबर कहाँ से आया, तो आप जरूर सर्च करें एवोगैड्रोस नंबर एंड इट्स अप्रोक्सीमेशन। तो आपको वो इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ कॉम्प्लिकेटेड से लॉज दिखा देगा कि इस तरह से नंबर, तो आपको भी जानना ही नहीं है कि नंबर कहाँ से आया। हाँ, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि वो नंबर, ये नंबर एक रैंडम नंबर नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि मेरा दिल चाहे कि मैं कोई और नंबर ले लूं, नहीं, ये नंबर एक कैलकुलेशन के थ्रू हासिल हुआ, और ये इसीलिए एक नंबर फिक्स नंबर है। दूसरी चीज मैंने लिखा कि 1 मोल में पार्टिकल्स इतने होते हैं, ये बात तो दिमाग में ये बात तो दिमाग में बैठ गई। अब इतने पार्टिकल का जो मास होता है वो किसी भी कंपाउंड के किसके बराबर होता है बेटा, AR और MR के। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन के 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स का मास लें तो वो कितना आता है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन का AR होता है। या मैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स का मास लूं तो वो कितना आता है 44 ग्राम, जो आप नॉर्मली कैलकुलेशन में भी निकाल चुके हैं MR वगैरह। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम इतने पार्टिकल का मास लेंगे वो उस सब्सटेंस के रिलेटिव एटॉमिक या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। जब मैं कहता हूं कि भाई CaCO3 कि अगर मैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स ले लूं तो उसका मास कितना बनता है, उसका मास 100 ग्राम आता है। तो ये 100 ग्राम इस कंपाउंड का क्या है, MR है, मॉलिक्यूलर मास है। आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कि एटम्स के मासेस को सम करके जो मास निकालते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे बच्चों ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, और इन पार्टिकल्स का मास किसके बराबर होता है बेटा, AR या MR के। इन पार्टिकल्स का मास किसके बराबर होता है बेटा, AR या MR के। और अगर 1 मोल गैस का है,
दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर 1 मोल गैस का है तो वी ऑल नो फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर कि गैसेस क्या करती हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, गैसेस फैलती हैं और फैलकर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो अगर 1 मोल गैस का है तो फिर बेटा जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है वो होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। क्या कहा मैंने, देखो डेफिनेशन में भी लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा, कलेक्टिव मास और वॉल्यूम ऑफ दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसलिए आपको मोल पढ़ते हुए इतने पार्टिकल का मास किसके बराबर होता है और इतने पार्टिकल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये फिगर्स याद होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, 1 मोल में पार्टिकल्स कितने आते हैं, 6.02 x। इनका मास किसके बराबर होता है, AR और MR के। और ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, अगर इनको वॉल्यूम दे दिया जाए एक्सपैंड होने के लिए तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम के यूनिट होते हैं और सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, तो आप इसको 24,000 ml भी कह सकते हैं, मिलीलीटर। दोबारा सुन लीजिए, ये इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, वन लास्ट टाइम, 1 मोल में, सारे बोलो बेटा, 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल। 1 मोल का मास कितना बनेगा, AR और MR, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है, 24,000। अच्छा, केमिस्ट्री में देखो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब चलता है, केमिस्ट्री में CGS सिस्टम होता है, तो जब एग्जामिनर बोलेगा डेसीमीटर तब डेसीमीटर में कंसीडर करेंगे, वरना अगर एग्जामिनर नहीं बोलेगा तो केमिस्ट्री में जो यूनिट चलता है वो सेंटीमीटर क्यूब ही चलेगा। इसलिए मैंने 24,000 पहले लिखा है, 24,000 cm क्यूब। जब एग्जामिनर डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बोलेगा तब आप उसको डेसीमीटर क्यूब में बताएंगे, वरना आंसर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है जी। सर ये वाला, जी हाँ, रिलेटिव अयाज, ये वही मासेस है, ठीक है जी, वही मासेस है। ये इंफॉर्मेशन समझने के बाद नाउ वी आर रेडी टू टॉक अबाउट मोल्स विदाउट इक्वेशंस। बेटा अब हम फाइनली मोल्स, अब तक मैं आपको मोल्स के क्वेश्चंस नहीं करा रहा था बल्कि मैं आपको मोल्स क्या होता है ये बता रहा था। अब हम आ रहे हैं मोल्स विदाउट इक्वेशंस पर। देखो मैंने ओवर द इयर्स ये ट्राई किया है कि मेरा मेथड बार बार चेंज ना हो। मैं आपको मोल्स विदाउट इक्वेशन एक मेथड से कराऊंगा और मोल्स विद इक्वेशन भी एक ही मेथड से कराऊंगा, ताकि वो जो एंजाइटी है ना कि हर सवाल में अलग मेथड की वजह से मोल्स मुश्किल लगता है, वो एंजाइटी खत्म हो जाएगी आपकी। एक ही मेथड आपको सीखना है यहाँ पर और एक ही मेथड सीखना है मोल्स विद इक्वेशंस में भी। अच्छा, अब मोल्स विदाउट इक्वेशन क्या होता है कि जब आपको, यानी आपको कैसे पता होता है कि ये क्वेश्चन है मोल्स विदाउट इक्वेशन का, तो बड़ा सिंपल है कि आपको जो डेटा गिवन होता है, जो डेटा गिवन होता है वो सब्सटेंस ए का होगा और जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी बेटा, सब्सटेंस ए की ही होगी। आपको कैसे पता चलता है कि मोल्स विदाउट इक्वेशन का सवाल है कि जिस सब्सटेंस का डेटा गिवन होता है वैल्यू भी उसी की रिक्वायर्ड होती है। मसलन मास गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड का, वॉल्यूम भी सल्फर डाइऑक्साइड का ही निकालना है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मास भी किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। जरा इसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। मोल्स विदाउट इक्वेशंस और मोल्स विद इक्वेशन दो टॉपिक हैं। तो मोल्स विदाउट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि बेटा इन क्वेश्चंस में एवरीबॉडी बी विद मी कि जिस सब्सटेंस का डेटा गिवन होता है रिक्वायर्ड भी उसी सब्सटेंस का होता है, दैट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर। प्लस अक्सर बच्चे कहते हैं सर डेटा समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा डेटा को समझना नहीं है, देखना है। क्या देखना है बेटा, मास किस में गिवन होगा, ग्राम में। तो जिस चीज के आगे मास लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है वो क्या होगा, आपका मास। आपको सवाल चाइनीज में लिखा हुआ है, दैट इज इररिलेवेंट। आपको यूनिट देखना है कि जिस चीज के आगे ग्राम लिखा होगा वो क्या होगा, मास होगा। जिस चीज के आगे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा वो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा। जिस चीज के आगे MOL मोल लिखा होगा वो क्या होंगे, मोल्स होंगे। आपको सवाल में समझने से ज्यादा देखने पर तवज्जो देनी है कि सवाल में जिस यूनिट वैल्यू के आगे G लिखा हुआ होगा वो क्या होगा बेटा, मास होगा। जिस वैल्यू के आगे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जिसके आगे MOL मोल लिखा होगा वो क्या होगा, मोल्स होंगे। और जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, नो यूनिट, वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
अब ये जानने के बाद मैं आपको 5 सवाल कराने के इरादे रखता हूं जो 5 मिनट में हो जाएंगे। तवज्जो से देखिएगा। हो सकता है पहले सवाल के बाद आपको लगे ये क्या हुआ, दूसरे सवाल में लगेगा अच्छा ये दोबारा हुआ, तीसरे सवाल में लगेगा अरे ये तो आसान है, चौथे सवाल में लगेगा यार ये तो सिंपल है। तो आए जरा देखते हैं कि सवाल कैसे करने हैं। मोल्स विदाउट इक्वेशन के सवाल आपको कराने जा रहा हूं। कोशिश करें कि ऐसे ही कर लें तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे बच्चे सवाल आपके सामने रखते हैं। कैलकुलेट number of moles in 500 cm cube of कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल क्या है बेटा, आपको एग्जाम में कहता है कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसमें, 500 cm क्यूब ऑफ CO2 में। ठीक है जी, ठीक है जी। सीएम क्यूब में क्या चीज गिवन होती है, अभी बताया मैंने। सीएम क्यूब में क्या चीज गिवन होती है बच्चों, वॉल्यूम गिवन होता है। क्या गिवन होता है, वॉल्यूम। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन को करने के दो स्टेप है। पहला स्टेप है क्वेश्चन का, दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन का। क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है देखो बेटा, एक नहीं मल्टीपल टाइम दिखाऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। जो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ, ये हमारा हो गया एक्स, क्या हो गया एक्स, और दूसरी वैल्यू जो गिवन एग्जामिनर ने दी है वो क्या है 500। तो पहला पहला स्टेटमेंट, कुछ भी कन्वर्जन नहीं बेटा। अगर सब कुछ तुम्हें कन्वर्जन भी करनी पड़े तो मैं किस खेत की मूली हूं भाई, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो, कोई कन्वर्जन नहीं, जैसे करा रहा हूं वैसे सीखो। क्या कहा मैंने, आपको जब सवाल करना होगा 2 लाइनों में सवाल होगा बेटा, 2 लाइनें तवज्जो से हर बच्चे को सीखनी है। पहला जो निकालना है उसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स, जो वैल्यू गिवन है एज इट इज लिख लोगे। क्लियर क्लियर क्लियर। अब यूनिट लगाओ इसके आगे, निकालना क्या है, मोल्स। तो मोल का यूनिट क्या होता है, MOL, मोल। और क्या चीज गिवन है, सीएम क्यूब। सीएम क्यूब क्या चीज होता है, वॉल्यूम। पहला लाइन क्लियर है। पहली लाइन हम क्वेश्चन से लिखते हैं हमेशा। कैसे लिखते हैं क्वेश्चन से, जो अननोन वैल्यू है उसे लिख लिया एक्स, एवरीबॉडी अननोन वैल्यू को क्या लिख लिया एक्स। 500 को डायरेक्ट क्या लिखा 500, 500 के आगे यूनिट क्या था, सीएम क्यूब। मोल्स का यूनिट क्या होता है, MOL, मोल। अब दूसरी लाइन सर ने क्या लिखा है, कहां से लिखनी है, इंफॉर्मेशन से। कहां से लिखनी है, इंफॉर्मेशन से। बेटा जरा इंफॉर्मेशन में चलें तो मोल वाली इंफॉर्मेशन क्या थी, 1 मोल। मोल वाली इंफॉर्मेशन में क्या फिगर मौजूद था, 1 मोल। और सेंटीमीटर क्यूब वाली इंफॉर्मेशन क्या थी, 24,000। तो बेटा मोल वाली इंफॉर्मेशन के नीचे, सॉरी मोल वाली बात के नीचे मोल वाली इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, और सीएम क्यूब वाली बात के नीचे सेंटीमीटर क्यूब वाली इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। क्या कहा मैंने, पहली लाइन हमने कहां से लिखी, क्वेश्चन से, दूसरी लाइन कहां से लिखी, इंफॉर्मेशन। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। दोबारा से, पहली लाइन हमें कहां से लिखनी है बेटा, क्वेश्चन से लिखनी है। दूसरी लाइन कहां से लिखनी है, इंफॉर्मेशन से। मोल के नीचे मोल की इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है जी। सेंटीमीटर क्यूब के नीचे सेंटीमीटर क्यूब की इंफॉर्मेशन लिखनी है। सेंटीमीटर क्यूब की इंफॉर्मेशन क्या थी, 24,000 थी। मोल के नीचे क्या इंफॉर्मेशन थी, 1 मोल था। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता तो मैं करके दिखा देता हूं। ये हो जाएगा 24,000 x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू बेटा बोलिए 500 डिवाइडेड बाय 24,000। तो क्या आ जाएगा बेटा, 0.020 मोल। इज एवरीबॉडी क्लियर। देखो मैं अभी मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि एक ही तरीके से करना है। अगर मोल की वैल्यू होगी तो 1 मोल नहीं आएगा, 1 मोल ही तो लिखा है बेटा। आगे चलें, क्वेश्चंस देखते रहें, जितना देखोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, बेटा देखते जाइएगा, 375 cm क्यूब ऑफ SO2। तवज्जो से देखते जाइए, सर ने क्या तरीका है बताया बेटा, उसी तरीके को फॉलो कीजिए। कितनी लाइनें लिखनी है भाई, 2 लाइनें लिखनी है। पहली लाइन कहां से आएगी, क्वेश्चन से। यहां कॉपी कर लेते हैं जगह कम होने की वजह से। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन वाली लाइन आ गई, क्या, x इज इक्वल टू 375, यस। अब x क्या निकालना है बेटा, मोल्स निकालने, तो इसके आगे मोल्स लिख दिया, और 375 के आगे क्या लिख दिया, सीएम क्यूब। सीएम क्यूब के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन, सीएम क्यूब वाली कौन सी इंफॉर्मेशन थी, 24,000 सीएम क्यूब। और मोल के नीचे क्या नंबर था बेटा, 1 मोल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 0.015। क्या आ रहा है भाई, 0.015 मोल्स। बेटा बात समझ आई, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, ठकाठक करते जाएंगे, टाइम नहीं रखेंगे, ठीक है जी। मेरे साथ जितना बच्चा छापने पर मत जाओ,
छापने पे जाओगे तो समझने में कौन तवज्जो लगाएगा, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला सवाल देखें, एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो सवाल चेंज कर रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.2 मोल्स ऑफ CaCO3। बेटा तवज्जो रखना, एग्जामिनर ने सवाल चेंज कर दिया बेटा, छापने पे नजर आ रहे हो तुम लोग मुझे, तुम लोग को भाई 200 सवाल दूंगा मैं करने के लिए, इसके करते रहना उस वक्त बैठ के। अभी समझो, बोलो मेरे साथ, ताकि तुम बाद में कोई चवल ना मारो, बाद में कोई आगे कहेगा कि सर ये भाई, हर एक सवाल होगा मोल का, हर एक सवाल होगा इस मेथड से। अगर तुम आगे बोल रहे हो नहीं हो रहा ना, गधे हो तुम। अभी तवज्जो रखो, क्या करते हैं बेटा, बोले सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन से लाइन आती है, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, बोलते जाओ 5.2, 5.2 के आगे क्या लिखेंगे, मोल्स लिखेंगे, और x के आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई यूनिट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं ना बेटा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोई यूनिट नहीं होता। यस, ठीक है जी। मोल के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मोल के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है बेटा, मोल की, और नंबर वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है बेटा, क्या देखें, नंबर वाली कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये रहा नंबर वाली, क्या था 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, तो इसके नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यानी आप आइडिया समझें कि जो डेटा है उसके नीचे उसी की इंफॉर्मेशन रखनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 कीजिए, 3.22 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल, सबका आंसर आ गया 3.22 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर नहीं बेटा आपके पास, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। यस, नहीं आ रहा आंसर, क्या आ रहा है, 3.13 आ रहा है, और कोई कंफर्म करे क्या आ रहा है भाई ये मल्टीप्लाई करने पर बच्चों, 3.13, ठीक है। ये 3.24 वाले आंसर भी आ रहे हैं कि अलग अलग क्यों बोल रहे हो भाई, 3.13 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस कांस्टेंट। जी हाँ दिव्या, नंबर के नीचे नंबर की इंफॉर्मेशन, नंबर के नीचे नंबर की इंफॉर्मेशन, मोल के नीचे मोल की इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम, मास के नीचे मास की इंफॉर्मेशन। आए सवाल करते जाते हैं, अगला सवाल देखें, कैलकुलेट, कोई मेथड चेंज नहीं होगा, सिंपल एक ही मेथड है, ठक 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 अप्लाई करना है, फटाफट आंसर निकालना है। कैलकुलेट द मास, अब मास का सवाल है, कैलकुलेट द मास इन 5.76 मोल्स ऑफ O2। हाँ भाई, क्या करते हैं क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली लाइन कहां से लिखते हैं, क्वेश्चन से, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5.76। अब 5.76 के आगे क्या है बेटा, मोल्स, और मास निकालना है तो मास का यूनिट क्या होता है बेटा, ग्राम होता है। अब 5.76 के नीचे क्या इंफॉर्मेशन आएगी बेटा, मोल के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, मोल की इंफॉर्मेशन, मोल के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, मोल की इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज वन। और ग्राम के नीचे क्या होता है, ग्राम के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है बेटा, ग्राम वाली इंफॉर्मेशन। व्हाट इज ग्राम वाली इंफॉर्मेशन, AR और MR, AR और MR। तो ऑक्सीजन का AR या MR आ जाएगा, कितना होता है ऑक्सीजन का AR, O2 है तो O2 दैट इज 16 into 2 दैट इज 32 ग्राम। ये 32 ग्राम कहां से आया, MR निकाला आपने बेटा, सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आंसर आ रहा है 184.32 ग्राम्स। सुभान कह रहे हैं भाई मैं घर से लाया हूं, कह रहे क्या कर रहे हो, तुमने कभी सॉल्व भी किया है पास पेपर, बच्चे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 60 grams of H2SO4। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 60 grams of H2SO4। जी कैसे करते हैं, पहली लाइन क्वेश्चन से लिखते हैं बेटा सारा, दूसरी लाइन कहां से लिखते हैं, इंफॉर्मेशन से। क्वेश्चन से बोलो क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 60, यस यस, 60 के आगे क्या आ जाएगा, ग्राम, और नंबर ऑफ पार्टिकल के आगे कोई यूनिट नहीं आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई यूनिट नहीं होता। अब जनाब ग्राम के नीचे क्या आता है बेटा, बोलो जल्दी से,
ग्राम के नीचे ग्राम की इंफॉर्मेशन, दैट इज एमआर। तो H2SO4 का एमआर साइड में निकाल लोगे, H2SO4 का एमआर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 98 आएगा। तो इसके नीचे 98 आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। क्या होगा, 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एंड इट वुड बी डिवाइडेड बाय 98। क्या आ रहा है बेटा, 3.68 एक्सपोनेंशियल 23 आ रहा है जी। बॉयज बॉयज आंसर निकालो बेटा, क्या कर रहे हो, 2 मिनट का काम है, 10 रुपए इनाम है, जल्दी जल्दी करो बेटा। 3.68 एक्सपोनेंशियल बेटा, आइडिया क्या समझो, आइडिया कुछ पल्ले पड़ रहा है। आइडिया क्या है, आप सवाल उतारते हो, उस पे उसके नीचे वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेते हो, कहां से, आपके उस इंफॉर्मेशन वाले डेटा से। आखिरी सवाल दिखा रहा हूं आज के लिए, आखिरी 2 सवाल, सॉरी। कैलकुलेट मास ऑफ 750 cm cube of H2O या H2O नहीं, SO2। हाँ भाई जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले जल्दी भाई, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन से क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अरे बोलो, 750 के आगे cm क्यूब, मास निकालना है तो मास के आगे ग्राम, मास के आगे ग्राम। अब ग्राम के नीचे क्या आता है, एमआर। एमआर SO2 का कैलकुलेट करोगे साइड में तो 64 आ जाएगा। एमआर के नीचे क्या आ गया, 64 डिवाइड बाय वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन क्या होती है, 24, बोलो भाई 24,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, कितना, 2, बस 2, आगे पीछे कुछ नहीं आ रहा। तुम सॉल्व नहीं कर रही हो क्या, सिर्फ 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम, यही आ रहा है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कोई भी सवाल करोगे होगा, कोई भी सवाल करना होगा हो जाएगा, समझ आ रही बात। चलो बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ 9.2 एक्सपोनेंशियल 15 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल और मोल में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। हाँ भाई कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले पहली लाइन क्वेश्चन से, दूसरी लाइन इंफॉर्मेशन से। क्वेश्चन से क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 9.2 एक्सपोनेंशियल 15। मॉलिक्यूल का कोई यूनिट बोलो भाई नहीं होता, मॉलिक्यूल का कोई यूनिट नहीं होता। इसके नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल के नीचे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यस, ऑनलाइन वालों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्या आ जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 और इज इक्वल टू मास के नीचे ग्राम है, तो ग्राम के नीचे क्या आता है बेटा, एमआर। NO2 का एमआर निकालो, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 14 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 46। तो ये 46 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो फटाफट फटाफट। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं है, आंसर बताओ भाई। 7 पॉइंट, इतना बड़ा आंसर 6.8 नहीं, 39 आएगा ही नहीं, कम आएगा। 7.02 7.02 -7 ग्राम पावर। ये जिनका आंसर 39 में आ रहा है पावर में, वो इसका मतलब है कैलकुलेटर यूज करना नहीं सीखे हैं अभी आप। एक्सपोनेंशियल का बटन यूज करो, एक्सपोनेंशियल का, EXP वाला, ये आंसर आएगा 7.02 एक्सपोनेंशियल -7। क्या सीखा बेटा, कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा। ग्रुप पे बेटा 200 सवाल का होमवर्क आ रहा है, लाजमी करके लेकर आइएगा। सब में बस रेशो लगाते जाना है, आंसर निकालते जाना है।